वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट वीडियो हमने ये बनाया था। यदि आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले इसे देख लीजिएगा। इसमें हमने बताया था कि यदि आपकी जमीन पर कोई अवैध कब्जा कर लेता है तो उसके लिए सबसे पहले सीमांकन करवाना होता है। जैसा यहाँ आप देख सकते हैं, ये राजेश की भूमि है और ये प्रकाश की भूमि है। तो प्रकाश ने क्या है, राजेश की इतनी भूमि पर कब्जा कर लिया। अब यदि राजेश को प्रकाश का या अपनी भूमि पर अवैध कब्जा हटवाना है तो इसके लिए सबसे पहले राजेश को यह तहसीलदार के यहाँ सीमांकन का आवेदन देना पड़ेगा। सीमांकन का अर्थ होता है कि भूमि की सीमाओं को नापना, कि जिस व्यक्ति के नाम पर जमीन है, मान लीजिए 2 एकड़, तो उस 2 एकड़ भूमि की सीमाएं क्या है, अर्थात हदबंदी क्या है। तो किसी व्यक्ति का अवैध कब्जा हटवाने से पहले आपको भूमि का सीमांकन करवाना पड़ता है। यह हमने इस वीडियो में बताया था। अब सीमांकन में क्या होता है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है कि भाई फलाने व्यक्ति के पास इतनी जमीन है और पड़ोसी कृषक ने क्या है, कितनी भूमि पर कब्जा कर लिया है। जब तहसीलदार के यहाँ सीमांकन का आवेदन दिया जाता है तो तहसीलदार क्या है, आरआई रेवेन्यू इंस्पेक्टर को आदेशित करते हैं कि जाओ भाई इस व्यक्ति की भूमि का सीमांकन करो। तो सीमांकन से स्पष्ट हो जाता है कि किस व्यक्ति ने कितनी जमीन पर कब्जा किया है। अब यदि सीमांकन होने के बाद भी वह व्यक्ति अपना अवैध कब्जा नहीं हटाता है, अपनी हदबंदी वापस नहीं करता है, तो इसके लिए की जाती है अवैध कब्जा हटवाने की कार्रवाई। और वह कार्रवाई होती है धारा 250 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता सेक्शन 250 ऑफ एमपी लैंड रेवेन्यू कोड। यदि आप दूसरे स्टेट से हैं तो लैंड रेवेन्यू कोड अपना चेक कर लीजिएगा कि किस सेक्शन में आपको अवैध कब्जा हटवाने की कार्रवाई करनी है। बाकी प्रक्रिया पूरी यही रहती है। तो धारा 250 क्या कहती है, अनुचित रूप से बेकब्जा किए गए भूमि स्वामी का पुनः स्थापन। मतलब कि गलत तरीके से यदि किसी व्यक्ति को बेकब्जा कर दिया गया है उसकी जमीन से, तो उस भूमि स्वामी का पुनः स्थापन, अर्थात उसकी जमीन पर उसका अधिकार उसे फिर से दिलाना। तो ध्यान दीजिएगा, सब सेक्शन 1 है तहसीलदार। मतलब यदि अवैध कब्जा हटवाने की कार्रवाई आपको करनी है तो आवेदन कहां लगाना है, तहसीलदार के यहां। तो का किसी भूमि स्वामी या उसके हित उत्तराधिकारी के आवेदन पर जिन्हें अनुचित रूप से बेकब्जा किया गया है, उसके कब्जे के आधार का वर्णन कर भूमि स्वामी की भूमि पर कब्जा कर रहे व्यक्ति को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करेगा और ऐसी जांच करेगा जैसी कि वह उचित समझे। मतलब जिस व्यक्ति की भूमि पर कब्जा किया गया है वह भूमि स्वामी या उसका कोई हित उत्तराधिकारी, मतलब उसके बच्चे, उसकी पत्नी, कोई भी उत्तराधिकारी आवेदन करेगा तहसीलदार के यहाँ, क्योंकि उन्हें अनुचित रूप से बेकब्जा किया गया है। उनकी भूमि पर किसी व्यक्ति ने अनुचित कब्जा कर लिया है, उन्हें बेकब्जा कर दिया गया है। तो उसके कब्जे के आधार का वर्णन कर, मतलब भूमि स्वामी की जो जमीन है उसका वर्णन कर कि राजस्व रिकॉर्ड में कितनी जमीन उसके नाम पर दर्ज है और किस व्यक्ति ने किस दिशा से कितनी भूमि पर कब्जा कर लिया है, इसका वर्णन कर। क्योंकि सीमांकन पहले ही हो चुका है तो उससे पता चल चुका है कि भाई कितनी जमीन पर कब्जा किया गया है अवैध रूप से, तो उसका वर्णन कर। भूमि स्वामी की भूमि पर कब्जा कर रहे व्यक्ति को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करेगा। कौन करेगा, तहसीलदार। कि भूमि स्वामी की भूमि पर जो अवैध कब्जा किया है जिस व्यक्ति ने, उसे कारण बताओ सूचना पत्र जारी होगा कि भैया सीमांकन हुआ था, आपका इतना अवैध कब्जा निकला, आपने उस कब्जे को क्यों नहीं हटाया, कारण बताओ। ऐसा सूचना पत्र क्या है, तहसीलदार के न्यायालय से जारी किया जाएगा और ऐसी जांच करेगा जैसी कि वह उचित समझे। मतलब इस बात की जांच कर सकता है कि भाई सीमांकन पहले जो हुआ है उसमें कोई त्रुटि तो नहीं थी, या कब्जे की जांच, या किसी प्रकार का नक्शे में त्रुटि है या खसरे में त्रुटि है, इस बात की भी जांच तहसीलदार कर सकता है। या यह ज्ञात होने पर कि भूमि स्वामी को अनुचित रूप से बेकब्जा किया गया है, सौ प्रेरणा से खंड का के अधीन कार्रवाइयां प्रारंभ करेगा। मतलब कि जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति आवेदन करे तभी तहसीलदार कब्जा हटवाएगा। स्वप्रेरणा से, जिसे सो मोटो भी कहा जाता है, मतलब तहसीलदार को कहीं से पता चल जाए कि भाई फलाना व्यक्ति है और उसकी जमीन पर किसी पड़ोसी ने कब्जा कर लिया है, कहीं से पता चल जाए तहसीलदार को, तो अपने आप से भी तहसीलदार क्या है, कार्रवाइयां प्रारंभ कर सकता है इसके अधीन
उपधारा का के अधीन। सब सेक्शन 2, यदि जांच के पश्चात तहसीलदार इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि भूमि स्वामी को अनुचित रूप से बेकब्जा किया गया है, मतलब पूरी जांच के बाद तहसीलदार यह पाता है कि भाई सही में जो भूमि स्वामी है उसे उसकी जमीन से क्या है, बेकब्जा किया गया है, किसी व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर लिया है उसकी भूमि पर, तो तहसीलदार भूमि स्वामी को कब्जा वापस दिए जाने का आदेश देगा और फिर वह उसे भूमि का कब्जा भी दिलाएगा। अब वो कैसे दिलवाएगा आगे देख लेते हैं। तीसरा, तहसीलदार जांच के किसी भी प्रक्रम पर भूमि स्वामी को कब्जा दिए जाने के लिए अंतरिम आदेश पारित कर सकेगा यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसे इस धारा के अधीन आवेदन प्रस्तुत किए जाने या स्वप्रेरणा से कार्रवाइयां प्रारंभ की जाने के पूर्व के 6 मास के भीतर विरोधी पक्षकार द्वारा बेकब्जा कर दिया गया था। अर्थात तहसीलदार जो है अंतरिम आदेश पारित कर सकेगा जांच के दौरान, मतलब केस चलने के दौरान। अंतरिम आदेश अर्थात इंटरिम रिलीफ, मतलब कि शुरुआती राहत देना पक्षकार को। भाई केस चलेगा लंबा तो कुछ अंतरिम राहत अर्थात शुरुआती राहत तो पक्षकार को दी जाए, तो अंतरिम आदेश पारित कर सकेगा यदि तहसीलदार यह पाता है कि आपने 250 का जो आवेदन लगाया है अवैध कब्जे को हटवाने का, वह बेकब्जा किए जाने की तारीख से 6 माह के अंदर किया हुआ आवेदन। और यह सिद्ध कैसे होगा कि आपको किस तारीख को बेकब्जा किया गया है? तो जिस दिन सीमांकन की रिपोर्ट आ जाती है और उसमें तहसीलदार आदेश पारित कर देता है सीमांकन वाले केस में कि भाई इस व्यक्ति का अवैध कब्जा है भूमि स्वामी की इतनी भूमि पर, तो उस दिन से जिस दिन आदेश हुआ था सीमांकन के प्रकरण में, उसके 6 माह के भीतर आपको अवैध कब्जा हटवाने का आवेदन प्रस्तुत करना है, अर्थात धारा 250 का। तभी आपको अंतरिम राहत मिल सकती है, अन्यथा आपको अंतरिम राहत नहीं मिलेगी। और अंतरिम राहत क्या होगी वह बताई गई है सब सेक्शन 4 में। कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उपधारा 3 के अधीन कोई अंतरिम आदेश पारित कर दिया गया हो, मतलब उपधारा 3 के अधीन, इसके अधीन तहसीलदार ने अंतरिम आदेश पारित कर दिया, शुरुआती राहत दे दी उस पक्षकार को जिसकी जमीन पर अवैध कब्जा हुआ है, तो तहसीलदार यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह तहसीलदार द्वारा अंतिम आदेश पारित किए जाने तक उस भूमि का कब्जा लेने से विरत रहने के लिए ऐसी राशि का जैसे कि तहसीलदार उचित समझे बंध पत्र निष्पादित करे। और यदि यह पाया जाए कि बंध पत्र निष्पादित करने वाले व्यक्ति ने बंध पत्र के उल्लंघन में उस भूमि में प्रवेश किया है या उसका कब्जा ले लिया है, तो तहसीलदार बंध पत्र को पूर्णतः या भागतः समाप्त कर सकेगा और ऐसी राशि भू राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल कर सकेगा। मतलब कि उपधारा 3 के अधीन जब तहसीलदार अंतरिम आदेश पारित करता है तो उस अंतरिम आदेश में राहत क्या देता है कि भाई जब तक अंतिम आदेश नहीं कर दिया जाता, अंतरिम और अंतिम आदेश का अर्थ होता है कि भैया फाइनल ऑर्डर, केस खत्म, और अंतरिम आदेश क्या होता है, शुरुआती रिलीफ केस चलने के दौरान। जैसे कि आदेश 39 नियम 1 व 2 में आप इंटरिम रिलीफ मांगते हैं सिविल कोर्ट में जब भी आप कोई दावा अर्थात वाद पत्र दायर करते हैं, उसी प्रकार तहसीलदार यहां पर आपको रिलीफ दे रहा है अंतरिम आदेश करके। तो अंतरिम आदेश अर्थात शुरुआती राहत तहसीलदार क्या करेगा कि जब तक अंतिम आदेश फाइनल ऑर्डर पास नहीं कर दिया जाता तब तक के लिए कि वह व्यक्ति जिसने भूमि पर अवैध कब्जा किया है, तो अवैध कब्जा यहां पर किसने किया था, प्रकाश ने किया था। ये रेड लाइन देख रहे हैं, इतना अवैध कब्जा इस राजेश की भूमि पर कर लिया था। तो प्रकाश क्या है, एक बंध पत्र निष्पादित करे, अर्थात प्रकाश भैया आप एक बॉन्ड भर के दो, बंध पत्र दो। आप कितनी राशि का बंध पत्र, ऐसी राशि जो भी तहसीलदार क्या है उचित समझे, उतनी राशि का क्या है प्रकाश अर्थात विरोधी पक्षकार जिसने अवैध कब्जा किया है उससे बंध पत्र ले लेगा। और यदि यह पाया जाता है बाद में कि बंध पत्र निष्पादित करने वाला व्यक्ति अर्थात प्रकाश जिसने बंध पत्र निष्पादित किया था, बंध पत्र में क्या है, शर्त लिखी रहती हैं कि भैया इतनी राशि का बंध पत्र 10,000, 20,000, 50,000, तो मैं इन शर्तों का पालन करूंगा कि जिस भूमि का केस चल रहा है
उस भूमि में क्या है प्रवेश नहीं करूंगा, उसमें एंट्री नहीं करूंगा, शांति कायम रखूंगा, कोई विवाद की स्थिति पैदा नहीं करूंगा। तो ये शर्तें लिखी रहती हैं बंद पत्र में। तहसीलदार ये बंद पत्र क्या है प्रकाश से मांगेगा कि ऐसा बंद पत्र भर के दो। अब यदि प्रकाश इन बंद पत्र की शर्तों को तोड़ देता है, उल्लंघन करता है और उस भूमि में प्रवेश करता है या उसका कब्जा लेता है, तो तहसीलदार क्या है बंद पत्र को पूर्णतः या भागतः, मतलब प्रकाश भैया आपने बंद पत्र की शर्तों को तोड़ दिया, तो आपने जो बंद पत्र दिया था वह पूर्णतः समाप्त है या भागतः। या तो बंद पत्र में लिखी पूरी राशि वसूल लो इससे, या उसका कुछ भाग वसूल लो, क्योंकि इसने बंद पत्र की शर्तों का उल्लंघन किया है और दावाकृत भूमि पर क्या है प्रवेश किया है। जिस पर केस चल रहा है वह दावाकृत भूमि होती है, दाविया भूमि, उसमें प्रवेश किया है या अवैध कब्जा ले लिया है। तो क्या है बंद पत्र की शर्तों को इसने तोड़ दिया प्रकाश ने। तो तहसीलदार क्या है उस बंद पत्र में लिखी राशि को वसूल कर सकेगा विरोधी पक्षकार से जिसने अवैध कब्जा किया है, और ऐसी राशि भू राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल कर सकेगा तहसीलदार। मतलब कि जो रेवेन्यू टैक्स आप देते हैं उसके तौर पर वसूल कर सकेगा। टैक्स की वसूली बड़ी ही खतरनाक होती है यदि आप टैक्स फिल नहीं करते तो। जैसे बिजली का बिल नहीं देते आप उदाहरण के लिए तो आपकी बिजली की लाइन काट दी जाती है, पानी का टैक्स नहीं देते तो पानी बंद कर दिया जाता है। इसी प्रकार रेवेन्यू टैक्स होता है एक प्रकार से, तो वो आपको देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या है बॉन्ड की जो शर्तें हैं, बंद पत्र की जो शर्तें हैं वह तोड़ी गई हैं, तो उस राशि की वसूली के लिए भी रेवेन्यू टैक्स के तौर पर वसूली की जाएगी। फिफ्थ, जहां तहसीलदार का उपधारा 2 के अधीन भूमि स्वामी को कब्जा पुनः दिलाए जाने का आदेश हो, वहां तहसीलदार उसके अप्राधिकृत किए गए कब्जे की कालावधि के लिए विरोधी पक्षकार से भूमि स्वामी को संदत्त किए जाने वाले प्रतिकर भी अधिनिर्णीत करेगा तथा ऐसा प्रतिकर उस दर पर संगणित होगा जो 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष के अनुपातिक हो। इस धारा के अधीन अधिनिर्णीत किया गया प्रतिकर भू राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य है। अर्थात यदि तहसीलदार उपधारा 2 के अधीन क्या है आदेश कर देता है कि भैया अवैध कब्जा हटाओ और भूमि स्वामी को कब्जा पुनः दिलाया जाए, ऐसा आदेश कर देता है, तो वहां तहसीलदार जब तक केस चला अर्थात वह कालावधि जिसमें विरोधी पक्षकार ने क्या है भूमि स्वामी की भूमि पर कब्जा किया, तो भाई उसका तो नुकसान हो गया ना, जिसकी भूमि थी उसको फसल का नुकसान हो गया। मान लीजिए 1 एकड़ पे ही कब्जा कर लिया तो बेचारे किसान को कितना नुकसान होगा। अब किसी गरीब किसान के पास 2 ही एकड़ भूमि है तो वो तो भूखा मर जाए यदि ऐसे अवैध कब्जे होते रहे तो भाई इतने समय तक, इस कालावधि तक जब तक केस चला या फिर सीमांकन हुआ, तो इतने लंबे समय तक क्या है उसे नुकसान हुआ। तो इस नुकसान की भरपाई के लिए तहसीलदार क्या है प्रतिकर निर्धारित कर सकेगा कि भैया विरोधी पक्षकार अर्थात प्रकाश, तुमने राजेश की भूमि पर जो अवैध कब्जा किया था इतने समय तक, कालावधि तक, तो उसके लिए तुम प्रतिकर भी दो। एक तो अपना अवैध कब्जा हटाओ और प्रतिकर भी दो, और वो प्रतिकर कितना होगा 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष के अनुपातिक। 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना पड़ेगा। और यदि विरोधी पक्षकार अर्थात जैसे कि प्रकाश हो गया वह राजेश को यह प्रतिकर नहीं देता, तो इसकी वसूली भी तहसीलदार क्या है भू राजस्व लैंड रेवेन्यू के बकाया के तौर पर वसूली योग्य है। इसकी वसूली भी की जा सकेगी 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष के अनुपातिक की। सिक्स्थ, जब उपधारा 2 के अधीन, उपधारा 2 में क्या है आदेश किया गया है कब्जा दिलाए जाने का। ये तो बात की कार्रवाइयां हो रही हैं 3, 4, 5, 6 और 7 में। आदेश क्या है कब्जा दिलाए जाने का उपधारा 2 के अधीन ही होता है। तो उपधारा 2 के अधीन यदि भूमि स्वामी को पुनः कब्जा दिलाए जाने के लिए आदेश पारित कर दिया गया हो, वहां तहसीलदार विरोधी पक्षकार से इस बात के लिए अपेक्षा कर सकेगा कि वह आदेश के उल्लंघन में भूमि का कब्जा लेने से विरत रहने के लिए ऐसी राशि का जैसी कि तहसीलदार उचित समझे बंद पत्र निष्पादित करे। एक तो क्या है जब अंतरिम आदेश पारित हो रहे थे, शुरुआती रिलीफ मिल रही थी, उसमें भी क्या है बॉन्ड भरवा लिया जाता है बंद पत्र। और एक क्या है जब अंतिम आदेश पारित हो जाता है अर्थात फाइनल ऑर्डर, और उस ऑर्डर में क्या है भूमि स्वामी को पुनः कब्जा दिलाए जाने का आदेश कर दिया जाता है,
तो वहां पे भी तहसीलदार क्या है, बॉन्ड भरवा सकता है बंद पत्र विरोधी पक्षकार से, जैसे कि प्रकाश से, कि भैया इतने समय तक आप बंद पत्र की शर्तों का पालन करोगे, इतनी राशि का बंद पत्र भर के दो, कि भाई भूमि स्वामी की जमीन पर जो आपने अवैध कब्जा किया था उसमें प्रवेश नहीं करोगे, किसी प्रकार की शांति भंग नहीं करोगे, विवाद की स्थिति पैदा नहीं करोगे। इस प्रकार की शर्तें उस बंद पत्र में लिख दी जा सकती हैं। तो एक बंद पत्र और भरवा लिया विरोधी पक्षकार से जिसने अवैध कब्जा किया है, जैसे कि प्रकाश। कब? जब अंतिम आदेश पारित कर दिया जाए। 7th, जहां उपधारा 2 के अधीन भूमि स्वामी को पुनः कब्जा दिलाए जाने के लिए आदेश पारित कर दिया गया हो, वहां विरोधी पक्षकार जुर्माने के जो 50,000 रुपए तक हो सकेगा के लिए भी दायित्वाधीन होगा। अर्थात यदि अवैध कब्जा हटाने के आदेश पारित कर दिए गए हैं कि भैया अवैध कब्जा हटाओ, तो कब्जा हटाने के साथ साथ विरोधी पक्षकार पर तहसीलदार क्या है, जुर्माना भी लगा सकता है कि भाई तूने फलाने व्यक्ति की जमीन पर अवैध कब्जा किया है, उसे हानि हुई, फसल का नुकसान हुआ, उसकी आजीविका प्रभावित हुई, इसीलिए 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है, जैसे कि प्रकाश के ऊपर। प्रकाश ने ही तो राजेश की जमीन पर अवैध कब्जा किया था। सबसेक्शन 8 है, यदि कोई व्यक्ति उपधारा 2 के अधीन या उपधारा 3 के अधीन कब्जा वापस दे दिए जाने के आदेश की तारीख के पश्चात 7 दिनों से अधिक कालावधि तक किसी भूमि पर अपराधिकृत दखल या कब्जा किए रहता है, तो उक्त उपधारा 5 के अधीन देय प्रतिकर या उपधारा 7 के अधीन जुर्माने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे भूमि स्वामी को कब्जा वापस दिए जाने के लिए किए गए प्रथम आदेश की दशा में उपखंड अधिकारी उसे गिरफ्तार करवाएगा और 15 दिन की कालावधि के लिए परिरुद्ध किए जाने के लिए उसे वारंट के साथ सिविल कारागार में भेजेगा। मतलब कि उपधारा 2 या 3 के अधीन अवैध कब्जा हटाने के आदेश कर दिए गए हैं और फिर भी वह व्यक्ति क्या है, अपना अवैध कब्जा नहीं हटाता उस जमीन पर से, तो आदेश की तारीख से 7 दिनों तक यदि वह कब्जा नहीं हटाता और कब्जा किए रहता है, तो उपधारा 5 में क्या है, 10,000 रुपए प्रतिकर रहेगा प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष के हिसाब से, हमने पढ़ा था ऊपर उपधारा 5 में। और उपधारा 7 में क्या है, 50,000 रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश भी कर सकता है तहसीलदार। तो इन दोनों पर कोई प्रभाव डाले बिना, मतलब भैया ये तो लगेगा ही लगेगा, 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष और 50,000 रुपए ये तो देना ही पड़ेगा, इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ जो आदेश किया गया है प्रथम आदेश कब्जा हटाने का, यदि नहीं हटाते तो उपखंड अधिकारी अर्थात SDM सब डिविजनल मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को गिरफ्तार करवाएगा जिसने अवैध कब्जा करके रखा है, जैसे कि प्रकाश, और उसे 15 दिन की अवधि के लिए वारंट के साथ सिविल कारागार में भेजेगा। सिविल कारागार अर्थात जेल भेज देगा। जेल वही जेल जिसमें कैदी रहते हैं। सिविल कारागार का मतलब ये नहीं है कि आपको सुख सुविधाएं मिलेगी वहां पर, जेल की बात ही हो रही है। आपको जेल भेज दिया जाएगा जहां पर सभी कैदी रहते हैं, तो 15 दिन के लिए जेल भेज देगा। और इन 15 दिनों में क्या है, भूमि स्वामी अपनी जमीन पर कब्जा कर लेता है। अब प्रकाश क्या करता है, 15 दिन बाद जेल से बाहर आता है तो फिर से कब्जा कर लेता है भूमि स्वामी अर्थात राजेश की भूमि पर। तो राजेश क्या है, फिर तहसीलदार के यहाँ पहुंच जाता है कि साहब फिर कब्जा कर लिया उसने। तो तहसीलदार क्या है, उसमें द्वितीय आदेश पारित करेगा, या फिर उसके बाद कितने भी आदेश पारित कर दे बार बार कब्जा करने की दशा में, तो फिर क्या है, उपखंड अधिकारी अर्थात SDM उसे फिर से गिरफ्तार करेगा और 3 महीने की कालावधि के लिए क्या है, सिविल कारागार में जेल भेज देगा। भैया एक बार में आप कब्जा नहीं हटा रहे तो SDM क्या है, 15 दिन के लिए भेज रहा है। अब आप फिर से बार बार कब्जा कर रहे हो दूसरी बार या उसके बाद कितनी भी बार, तो फिर आपको क्या है, 3 महीने के लिए जेल भेज दिया जाएगा। क्योंकि तहसीलदार के पास पावर नहीं है 250 के अधीन, तो तहसीलदार क्या है, इस केस को क्या है, फॉरवर्ड कर देगा, आगे बढ़ा देगा किसके पास, उपखंड अधिकारी के पास, SDM के पास। तो SDM के पास धारा 250 की उपधारा 8 के अधीन यह शक्ति है कि वह अवैध कब्जा करने वाले व्यक्ति को 15 दिन के लिए या 3 मास के लिए जेल भेज देगा। अब 3 महीने में भैया तू जेल में ही रहे, काम कर, फिर कितनी भी बार करेगा, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 3-3 महीने के लिए भेज दिया जाएगा। अब या तो जी ले या अवैध कब्जा करते रहे,
लेकिन जो भूमि स्वामी है, जैसे कि यहाँ पे राजेश, इसको अपनी भूमि वापस मिल जाएगी और प्रकाश का अवैध कब्जा यहाँ से हटा दिया जाएगा। प्रकाश भाई तो पहुंच गए जेल 15 दिन के लिए, बाद में फिर कब्जा करते हैं तो 3 महीने के लिए। लेकिन परंतु भी है, वह भी देख लीजिए, परंतु इस धारा के अधीन कोई कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि उस व्यक्ति से यह अपेक्षा करने वाली सूचना ना जारी कर दी गई हो कि वह उपखंड अधिकारी के समक्ष ऐसी तारीख को, जो कि सूचना में निर्दिष्ट की जाए, उपसंजात हो और इस संबंध में कारण दर्शाए कि उसे सिविल कारागार के सुपुर्द क्यों न किया जाए। मतलब कि एसडीएम उपखंड अधिकारी जो है, उसे जेल भेजने से पहले जिसने अवैध कब्जा किया है, उसे पहले क्या है, एक सूचना जारी करेगा और सूचना में तारीख लिखेगा कि भैया इस तारीख को मेरे न्यायालय में उपस्थित होकर, उपसंजात होकर इस संबंध में कारण बता दे भैया कि तुझे जेल काहे ना भेज दे। हम कारण बता दे कि तूने इस आदेश के खिलाफ कोई अपील कर दी हो तो ऐसा कोई कारण बता दो कि साहब स्टे ऑर्डर है अभी कलेक्टर की कोर्ट से या कमिश्नर की कोर्ट से, तो ऐसा कोई आदेश हो स्टे ऑर्डर का तो भैया वो बता दो आप, या कोई भी उचित कारण बता दो। यदि आप एसडीएम उपखंड अधिकारी को सही कारण नहीं बता पाए, सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो एसडीएम आपको जेल भेज देगा। उपखंड अधिकारी को ही क्या है, एसडीएम कहा जाता है। और जब रेवेन्यू का काम देखता है तो एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर कहलाता है। और जब क्रिमिनल का कार्य देखता है तो एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहलाता है। व्यक्ति एक है, कार्य के अनुसार क्या है, अलग अलग नाम हो जाते हैं। तो जेल भेजने से पहले एसडीएम क्या है, कारण पूछेगा और कारण से संतुष्ट नहीं है तो फिर जेल भेज देगा। परंतु यह और कि उपखंड अधिकारी ऐसे व्यक्ति को वारंट में उल्लिखित कालावधि का अवसान होने के पूर्व निरोध से छोड़े जाने का आदेश दे सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपराधिकृत कब्जा छोड़ दिया गया है। जैसे कि एसडीएम जेल भेज देता है तो अवैध कब्जा करने वाले व्यक्ति के जैसे घर वाले आते हैं कि साहब कब्जा हटा लिया है हमने, अब वो कब्जा नहीं करेगा, जो भी जुर्माना या जो भी शर्तों का उल्लंघन किया है वो हम देने के लिए तैयार हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है, जैसे 15 दिन की कालावधि थी या 3 महीने की कालावधि थी, तो उसका अवसान होने के पूर्व अर्थात 3 महीने या 15 दिन खत्म होने के पूर्व भी क्या है, निरोध से जो उसको जेल में बंद किया है उसे छोड़े जाने का आदेश दे सकेगा। यदि उपखंड अधिकारी एसडीएम अर्थात एसडीओ का समाधान हो जाता है कि भैया कब्जा छोड़ दिया गया है। और इसमें स्पष्टीकरण भी है, जैसे कि पहला है, इस धारा के प्रयोजन के लिए भूमि स्वामी में सम्मिलित है सरकारी पट्टेदार। मतलब भूमि स्वामी कोई प्राइवेट व्यक्ति भी हो सकता है, कोई किसान या कोई ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है भूमि स्वामी में जैसे सरकार ने क्या है पट्टे पे भूमि दी है। जैसे गरीब वर्ग के लोग होते हैं या एसटी एससी कैटेगरी में जो आते हैं या फिर आदिवासी हो गए जिनकी स्थिति बहुत ही खराब है, तो सरकार क्या है इन्हें जीवन यापन करने के लिए कुछ भूमि दे देती है पट्टे पर कि भैया आप ये जमीन लो और अपना जीवन यापन करो। तो ऐसा क्या सरकारी पट्टेदार भी भूमि स्वामी में सम्मिलित है। ये लोग भी क्या है 250 की कार्रवाई कर सकते हैं यदि कोई व्यक्ति इन सरकारी पट्टेदारों की जमीन पर कब्जा कर लेता है। और दूसरा है, इस धारा के प्रयोजन के लिए अनुचित रूप से बेकब्जा किए गए भूमि स्वामी से अभिप्रेत है, अर्थात इसका मतलब है कि ऐसा भूमि स्वामी जिसको भूमि से विधि के सम्यक अनुक्रम में बेकब्जा न करके अन्यथा बेकब्जा कर दिया गया है। देखो भाई, एक चीज होती है कि किसी को कानूनी रूप से बेकब्जा कर देना। मान लीजिए आप केस लड़े, जैसे कि यहीं पर हो गया कि आप केस जीत गए, किसी व्यक्ति ने क्या है आपकी जमीन पर कब्जा किया था, पूरी कानूनी प्रक्रिया हुई, तब जाके तहसीलदार और एसडीएम ने आपकी जमीन आपको दिलवाई। तो इस प्रकार से क्या है बेकब्जा करना। यदि इस प्रकार से बेकब्जा नहीं किया गया है, अन्यथा बेकब्जा कर दिया गया है, तो ऐसा भूमि स्वामी, इसका मतलब ये है। अब आइए देखते हैं कि एप्लीकेशन की ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है धारा 250 के अंतर्गत। तो ऊपर टाइटल जाएगा तहसीलदार महोदय, पार्टीज के नाम हो जाएंगे जैसे कि राजेश हो गया भूमि स्वामी, प्रकाश क्या है इसने अवैध कब्जा किया था राजेश की भूमि पर, तो आवेदक और अनावेदक। आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 250 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, आप अपने स्टेट के हिसाब से यहाँ पर लिख दीजिएगा। आवेदक की ओर से निम्न निवेदन है यह कि मौजा सिबनी अर्थात गांव का नाम, तहसील, उसमें क्या है आपकी भूमि खसरा नंबर, जैसे कि यहाँ पर राजेश की भूमि खसरा नंबर 250 है, उसका क्षेत्रफल कितना है अर्थात रकबा
0.234 हेक्टेयर अर्थात 5 एकड़। तो क्या है, यह भूमि राजेश अर्थात आवेदक के नाम पर दर्ज चली आ रही है। आवेदक उक्त भूमि का क्या है, दर्जशुदा भूस्वामी एवं कब्जाधारी है। दर्जशुदा से तात्पर्य है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज है, यही उसका भूस्वामी है और इसी का कब्जा है उस पर। यह कि माह मई 2023 में गेहूं बोवाई के वक्त खाली खेत में अनावेदक ने अर्थात प्रकाश ने अपनी हदें बढ़ाकर आवेदक की उक्त भूमि के कुछ भूभाग पर अतिक्रमण आवेदक के सूने में कर लिया था। उसके 2 दिन बाद आवेदक अपनी उक्त भूमि पर पहुंचा और उसे हद बढ़ी हुई लगी तो उसने अनावेदक से वापस पुरानी हद में जाने का निवेदन किया था। तब अनावेदक कहने लगा कि तुम्हारी भूमि का सीमांकन करा लो, यदि अतिक्रमण निकला तो छोड़ दूंगा। अभी मैंने मेरे हिसाब से सही हदें बनाई हैं। जैसे कि प्रकाश ने क्या है, यहाँ पर अपनी हद बढ़ा ली। उसकी ये व्हाइट लाइन उसकी हद थी, जो मेड़ थी, हदबंदी थी। इसने क्या है, एक नई लाइन डाल दी यहाँ से और अपनी हदबंदी बढ़ा दी जमीन की। तो ये हो गया अवैध कब्जा। तो 2 दिन बाद क्या, राजेश ने देखा कि भाई यार इसने हद बढ़ा ली है, तो इसने कहा कि भाई तुमने हद क्यों बढ़ा ली। तो ये कहने लगा प्रकाश कि राजेश ये मैंने मेरे हिसाब से बढ़ा ली, मुझे तो यही सही लग रही है, भैया तुमको दिक्कत है तुम सीमांकन करा लो। अब जब तक ये केस लड़ेगा, कब्जा हटवाएगा, 5-6 महीने साल भर निकल जाएगा, इतने में इसकी जमीन से ये पैसे कमा लेगा फसल बेच के। तो ये बोलता है कि भैया तुम सीमांकन करा लो, मेरा कब्जा बड़ा निकला तो हटा लूंगा। यही ये कह रहा है, अतिक्रमण निकला तो छोड़ दूंगा। अभी मैंने मेरे हिसाब से हदें बनाई हैं। यह कि उक्त घटना के कुछ समय पश्चात आवेदक ने अपनी उक्त भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। अर्थात अवैध कब्जा हटवाने से पहले क्या है, सीमांकन करवाना पड़ता है। तो राजेश ने क्या है, तहसीलदार के यहाँ सीमांकन का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। तो ये रहा उस सीमांकन का केस नंबर। केस का नाम रहा राजेश कुमार विरुद्ध सर्वसाधारण। सर्वसाधारण अर्थात समस्त व्यक्ति जिनको भैया सीमांकन की कार्रवाई से दिक्कत है, आ जाओ, मेरी जमीन मेरी भूमि का सीमांकन हो रहा है, तुम्हें दिक्कत हो तो भैया तुम आ जाओ। आम जनता अर्थात सर्वसाधारण। अब यहां पर प्रकाश को पार्टी क्यों नहीं बनाया था सीमांकन के केस में, क्योंकि सीमांकन का अर्थ ही है कि भाई आपकी भूमि की सीमाओं की नपती होनी है। सीमांकन से ही तो पता चलेगा कि किसने कब्जा किया है। अब जब पता ही नहीं है कि किसने कब्जा किया है, वो तो आपको पता है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड न्यायालय को पता होना चाहिए ना कि कितना कब्जा है, तभी तो उतना कब्जा वह हटवाएगा। तो इसलिए पहले यहां पे प्रकाश को पार्टी नहीं बनाया। अब जब सीमांकन में पता चल जाएगा कि भाई प्रकाश ने ही अवैध कब्जा किया है, तो यहां पर हमने प्रकाश को पार्टी बना दिया कि भाई इसी व्यक्ति ने कब्जा किया है अवैध, यह सीमांकन से पुष्ट हो गया है। तो पार्टी इसका नाम ये रहे। केस दर्ज हुआ, आरआई एवं पटवारी का दल गठित किया गया। इन्होंने क्या है, सीमांकन किया। सीमांकन में क्या है, अनावेदक अर्थात प्रकाश सहित क्या है, सीमावर्ती कृषकों, मतलब जिनकी भूमि आपके साइड में लगी है चारों दिशाओं में, सीमावर्ती कृषक आपके पड़ोसी, उनको सूचना पत्र जारी किया गया, तामील किया गया। इसके बाद सीमांकन का दिन गठित किया गया कि इस दिन को सीमांकन इतने बजे होना है। और राजस्व निरीक्षक अर्थात रेवेन्यू इंस्पेक्टर आरआई एवं हल्का पटवारी द्वारा आवेदक की अर्थात राजेश की उक्त भूमि का सीमांकन किया गया। सीमांकन में क्या है, स्थल पंचनामा बनता है, नक्शा बनता है, फील्ड बुक बनती है। जैसे पंचनामा हो गया, इसमें सब लिखा रहेगा कि कितनी भूमि पर कितना अतिक्रमण पाया गया है, किस व्यक्ति ने कितना अतिक्रमण किया है। वहाँ पे साइन करवा लेंगे सभी पड़ोसी कृषकों के, या जो लोग भी वहाँ पर उपस्थित रहेंगे उनके साइन करवा लेंगे। नक्शा तैयार किया जाएगा कि कहाँ से कितना अवैध कब्जा है, किस दिशा से है, फील्ड बुक बनाई जाएगी। उक्त सीमांकन में आवेदक की उक्त भूमि के अंश भाग पर 0.4046 हेक्टेयर अर्थात 1 एकड़ पर अनावेदक प्रकाश का अतिक्रमण निकला, जो सीमांकन नक्शे में भी दर्शित किया गया है। मतलब जो नक्शा बनाया गया है उसमें लाल स्याही से क्या बता देते हैं, पटवारी और आरआई जो हैं लाल स्याही से बता देंगे रेड इंक से कि भाई भूमि स्वामी की भूमि पर कितना अवैध कब्जा है। तो भाई सीमांकन हुआ, जब नापा गया तो उस दिन हमको पता चला कि कितना अतिक्रमण हुआ है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो भाई, उसकी जमीन पर कब्जा होता है तो वह व्यक्ति क्या है, अंदाजे से पता सकता है कि भाई इतना कब्जा किया है, लेकिन एग्जैक्ट जो पता चलता है कि कितना अवैध कब्जा है वह सीमांकन के दौरान ही पता चलता है। तो सीमांकन कार्रवाई में कोई आपत्ति नहीं आई कि भाई गलत सीमांकन हो रहा है। जैसे पड़ोसी कृषक हो गए या आपत्ति उठा सकते हैं कि भाई गलत नापा गया है, तो ऐसी कोई आपत्ति नहीं आई सीमांकन की कार्रवाई में, वह समयावधि में। तो इसलिए उक्त सीमांकन की पुष्टि तहसीलदार ने कर दी
और इस तारीख को अवैध कब्जा बताया गया आदेश दिनांक 28/11/2024 के द्वारा। फोर्थ, यह कि अनावेदक ने उक्तानुसार हुए सीमांकन के बाद भी आवेदक के उक्त भूभाग अर्थात भूमि से अपना अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया है और अतिक्रमण हटाने की कहने पर झगड़ा फसाद करने पर आमादा हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि अनावेदक द्वारा आवेदक की उक्त भूमि पर किया गया उक्त अतिक्रमण न्यायालय द्वारा हटवाया जाए। इसलिए यह आवेदन पत्र प्रस्तुत है। यह तहसीलदार हो या एसडीएम एसडीओ हो, इनका ऑफिस नहीं होता भैया, उसे भी क्या है, न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। जब वो रेवेन्यू का कार्य करते हैं तो एज ए सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त हैं। रेवेन्यू कोर्ट को यह बात ध्यान रखिएगा। तो इसलिए यहाँ पे न्यायालय लिखा गया है। तहसीलदार का भी न्यायालय होता है और एसडीओ का भी न्यायालय होता है जिसमें आप ये केस पेश कर रहे हैं। तो तहसीलदार द्वारा क्या है, उसके न्यायालय द्वारा हटवाया जाए, इसलिए यह आवेदन पत्र प्रस्तुत है। पांचवा, यह कि इस आवेदन पत्र के समर्थन में सूची अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत हैं। आप जो सीमांकन का केस है उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकलवाएंगे और करंट का खसरा या किस्तबंदी और नक्शा इस आवेदन के साथ उन्हें पेश कर देंगे। तो ये होगा दस्तावेज सूची अनुसार। अगला है यह कि यह आवेदन पत्र सीमांकन आदेश की पुष्टि दिनांक 28/11/2024 से वैधानिक समयावधि में प्रस्तुत है। आप दूसरे स्टेट से हैं तो इसकी टाइम लिमिट चेक कर लीजिएगा, इनकी भी टाइम लिमिट होती है, नहीं तो टाइम लिमिट क्रॉस होने के बाद आपको अलग से आवेदन देना पड़ेगा टाइम लिमिट में लाने के लिए। और लास्ट में आती है प्रेयर। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि न्याय हित में यह आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर पहुंचा सिवनी तहसील रामपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 250 रकबा 2.0234 हेक्टेयर अर्थात 5 एकड़ भूमि पर मौजूद अनावेदक प्रकाश के 0.4046 हेक्टेयर अर्थात 1 एकड़ का अतिक्रमण जो सीमांकन नक्शे पंचनामा एवं प्रतिवेदन में दर्शित है वह अनावेदक द्वारा किया गया अवैध अतिक्रमण हटवाया जाए। साथ ही आवेदक को अनावेदक से क्षतिपूर्ति के रूप में 10,000 रुपये दिलवाए जावे। जैसा कि हमने उपधारा 5 में पढ़ा था कि प्रतिकर भी आप मांग सकते हैं या प्रतिकर तहसीलदार दिलवा सकता है। तो इस प्रकार पहले आप सीमांकन करवाएंगे, सीमांकन का यह वीडियो देख लीजिएगा। सीमांकन में एग्जैक्ट पता चल जाता है कि कितना अतिक्रमण आपकी भूमि पर किया गया है और किस व्यक्ति ने किया है। उसके बाद आप अवैध कब्जा उसका हटवाने की कार्रवाई करते हैं धारा 250 लैंड रेवेन्यू कोड ऑफ मध्य प्रदेश में। इस सीमांकन वाले वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देख सकते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है, वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और यदि लिंक वर्क नहीं करती है तो आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च ऑप्शन में मेरा नाम सर्च कर सकते हैं PRIYANK प्रियंक DHIMOLE ढिमोले, तो मेरा चैनल आपको वहां मिल जाएगा। तो चैनल आ जाएगा, उसे ओपन करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, नहीं तो आपको नए वीडियोस की अपडेट नहीं मिल पाएगी। आप चाहें तो हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं। ये रही UPI ID प्रियंक डेमोले 47@YBL। आपका एक छोटा सा सपोर्ट भी बहुत मायने रखता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं एडवोकेट प्रियंक डेमोले आप सभी से विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच।